पिछले एक साल का इंडियन स्टॉक मार्केट रिटर्न एक वेकअप कॉल है। वहीं जहां यूएस में S&P 500 ने 18%, नास्डैक कंपोजिट ने 27%, चाइना कंपोजिट ने 11% और यहां तक कि ब्राज़ील के इंडेक्स ने 9% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न दिए हैं। इसी पीरियड में INR USD के अगेंस्ट 5% से ज़्यादा डिवैल्यूएट हो गया है। तो टेक्निकली सेंसेक्स के रिटर्न डॉलर टर्म में तो नेगेटिव हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा मूव आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एंड हो गई है, बट ये डेटा हमें ये बात समझा रहा है कि इंडियन मार्केट के अलावा दूसरे भी मार्केट हैं जो कि इंडिया से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। और सिर्फ इंडिया में 100% इन्वेस्टेड रह करके हम अपने पोर्टफोलियो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब ये बात फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समझ आ रही है तो हमें भी समझना जरूरी है। मुझे बात समझ में आ गई, सो इसलिए मैं अपनी यूएस इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा हूं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन किया था और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मेथड को एक्सप्लेन किया था। मैंने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ETF, गिफ्ट सिटी फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेथड्स की बात की थी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूएस इन्वेस्टिंग के ब्रॉड डिटेल्स को कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक मेथड्स बहुत रिलायबल नहीं है और वहां हम कंसिस्टेंटली ग्लोबल इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम कंसिस्टेंटली ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ग्लोबल इन्वेस्टिंग के डायरेक्ट मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो में जानेंगे वो कौन से एप्स हैं, आपको किन रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, वहां कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। और ये सब मैं थ्योरेटिकल तरीके से नहीं बताने वाला हूं, मैं अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट लाइव करके एंड टू एंड दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है। अब मैं फुल टाइम इन्वेस्टर और पैशनेट कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अकाउंट ओपनिंग विद यूएस ब्रोकर्स और उसके लिए मैं एक बहुत पॉपुलर ब्रोकर इंटरैक्टिव ब्रोकर को एक्सप्लोर करूंगा। और दूसरा मेथड है जहां आप अपना अकाउंट यूएस ब्रोकर के साथ तो खोलते हैं, बट ये इंडियन एप्स या ब्रोकर के थ्रू होता है, जैसे कि IND मनी, वेस्टेड और इंडिया INXGA। सबसे पहले ऑप्शन 1 में इंटरैक्टिव ब्रोकर को ट्राई किया। इनका ब्रोकरेज प्लान मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। मिनिमम फ़ी $0.35 है, जो कि लगभग 30 रुपीज़ होगी, बट मैक्सिमम फ़ी 1% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम है, जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। इसके अलावा इनकी रेगुलेटरी फ़ी, एक्सचेंज फ़ी, क्लियरिंग फ़ी और पास थ्रू फ़ी भी हैं। इनको अपनी फ़ी का इन्होंने एक सिमुलेशन भी दिया है और वो भी मैंने ट्राई किया और मुझे तो वहाँ और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा। मैं इस ऑप्शन को ड्रॉप ही करने वाला था, बट सोचा कि अकाउंट ओपन करके देखता हूँ। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस काफ़ी लेंदी था, बट एक स्टेप पर मैं फाइनली रुक गया। जब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट देखी तो मैंने फाइनली गिव अप कर दिया। यहाँ लगभग 23 टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जिनको पढ़ना और समझना मेरे तो बस के बाहर था। सो आई स्टॉप देयर और यहीं पे मेरा एक यूएस ब्रोकर से डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का सपना खत्म हो गया। इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के मैंने डिसाइड किया कि अब इंडियन ऐप्स ट्राई करता हूँ। यहाँ मैंने IND मनी, वेस्टेड और इंडिया INXGA का एक्सप्लोरेशन शुरू किया। सबसे पहले बेसिक पैरामीटर्स देखें तो IND मनी एक इंडियन फिनेंस सुपर ऐप है, जो कि म्यूचुअल फंड, इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स सभी में डील करते हैं। मैंने ऐप म्यूचुअल फंड के लिए पहले भी यूज़ किया है, बट यूएस स्टॉक के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। वेस्टेड भी एक इंडियन ऐप है और ये यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए ही डेडिकेटेड है। इंडिया INXGA एक BSE की कंपनी है जो कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका कोई ऐप नहीं है और पूरा एक्सेस वेबसाइट से ही करना पड़ता है। तो यहाँ IND मनी के पास एडवांटेज है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये सिर्फ यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग पर ही डिपेंडेंट नहीं है। वहीं INXGA के पास एडवांटेज है कि ये BSE बैक्ड कंपनी है, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ IND मनी और इंडिया INXGA दोनों मुझे अच्छे ऑप्शंस लगे। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं चार्जेस। यहाँ IND मनी में ब्रोकरेज फ़ी के अलावा कोई फ़ी नहीं थी और ब्रोकरेज 0.25% है और वो 25 USD पर ही कैप्ड है।
वेस्टेड में 2 प्लान हैं, बेसिक प्लान में कोई मंथली चार्जेस नहीं है और ब्रोकरेज 0.25% है, और वहीं प्रीमियम प्लान में कम ब्रोकरेज 0.15% है, बट मंथली फ़ी 375 रुपीज़ की है। तो एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ अपर कैप 35 यूएसडी का है। वेस्टेड में विड्रॉल फ्री नहीं है, फ्री प्लान्स में 5 यूएसडी पर विड्रॉल लगता है, वहीं प्रीमियम प्लान में ईयर में 2 ही विड्रॉल पॉसिबल है। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। इंडिया एनएक्सजीए में देखें तो वेस्टेड और आईएनडी मनी की तरह से ही सेम 0.25% का ब्रोकरेज है, बट यहाँ कोई अपर कैप नहीं है, सो लार्ज ट्रेड में ये काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। एक जीरो ब्रोकरेज का प्लान भी लिस्टेड है, बट इट सीम्स वो अभी अवेलेबल नहीं है और उसकी फी भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ स्मॉल ट्रांजैक्शन चार्जेस भी हैं, बट ये सभी स्टैंडर्ड फी के ऊपर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ 10 यूएसडी मीन्स ऑलमोस्ट 900 रुपीज पर विड्रॉल का चार्ज भी है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। तो एज अ होल चार्जेस में लॉन्ग टर्म के लिए आईएनडी मनी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लगा, वेस्टेड फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और इंडिया एनएक्सजीए मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। नेक्स्ट पैरामीटर है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। इस पैरामीटर में सारे इंडियन ऐप्स काफ़ी सिमिलर हैं। वहाँ कोई इंटरैक्टिव ब्रोकर की तरह से लॉन्ग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस नहीं है, अभी कुछ KYC के थ्रू फ्यू मिनट्स में हो जाता है, तो यहाँ सभी सेम है। नेक्स्ट पैरामीटर है ऐप रेटिंग एंड पॉपुलैरिटी। ऐप स्टोर में आईएनडी मनी में 4 लाख रिव्यूज हैं और एवरेज रेटिंग 4.6 स्टार है और टोटल 1 CR से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं। वहीं वेस्टेड में 7000 रिव्यूज़ के साथ 4.8 स्टार की रेटिंग है, बट यहाँ 5 लाख डाउनलोड ही हैं। वेस्टेड के लो नंबर ऑफ डाउनलोड्स अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज ये एक सिर्फ यूएस इन्वेस्टिंग के लिए है, और वहीं आईएनडी मनी एक सुपर ऐप है। इंडिया एनएक्सजीए का तो कोई ऐप नहीं है, तो इसको मैं इस पॉइंट पे इवैल्यूएट नहीं कर पाया। सो यहाँ आईएनडी मनी ज़्यादा पॉपुलर है, बट वेस्टेड की रेटिंग थोड़ी हाई है, तो दोनों ही ऐप रिलायबल हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है रिसर्च कैपेबिलिटीज़। इंडिया एनएक्सजीए सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ कोई स्टॉक रिसर्च कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो इस रेस से ऐसे ही बाहर है। यहाँ बाकी दोनों ऐप में इवैल्यूएट करने के लिए एप्पल शेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आईएनडी मनी और वेस्टेड दोनों में ही बेसिक पैरामीटर्स, की इनसाइट, की स्टैटिस्टिक्स, एनालिस्ट रिकमेंडेशन, प्राइस फोरकास्ट, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सभी ऑलमोस्ट सेम है। पर आईएनडी मनी में पेयर कंपैरिजन, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पैरामीटर हैं, जो एनालिसिस के लिए थोड़े यूजफुल हो सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर को देख करके मुझे अपने यूज केस के लिए आईएनडी मनी प्रिफर्ड चॉइस लगी। यहाँ चार्जेस रीजनेबल हैं और मैंने म्यूचुअल फंड के लिए से पहले यूज भी किया है, तो मेरी फॉर्मुलैरिटी भी है। वेस्टेड भी एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है, स्पेशली अगर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। इंडिया एनएक्सजीए मुझे लगा कि अभी डेवलपिंग फेज में है, चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगे और ऐप ना होने की वजह से मैं इसे अभी अवॉइड करना चाहूँगा। ये मेरा कोई ऐप रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरी रिसर्च का रिजल्ट है। आप सिमिलर एनालिसिस अपने साइड भी कर सकते हैं और अपने लिए राइट ऐप चुन सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा और अपना एनालिसिस खुद करके देखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आईएनडी मनी यूज़ करके अपना पहला इन्वेस्टमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। ये ट्रांजैक्शन मैंने डिफरेंट डेज में किए हैं, बट मैंने इन सब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग मेंटेन की थी। मैं यहाँ पूरा प्रोसेस बाय से सेल तक दिखाने वाला हूँ। अपने चार्जेस मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने एक स्मॉल अमाउंट से वर्कफ्लो एग्जीक्यूट किया है, बट मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर इससे ज़्यादा होने वाला है, और एट द राइट टाइम मैं अपना पोर्टफोलियो भी आप सभी को डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बट उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज वहाँ काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है। अकाउंट ओपन करने पे मेरा यूएस ब्रोकर ड्राइव वेल्थ असाइन हुआ। ये यूएस डिस्काउंट ब्रोकर है और ये कंपनी 2013 से ब्रोकिंग वर्ल्ड में है, सो आई एम प्रीटी मच ओके विद दैट। मोस्ट ऑफ द इंडियन ऐप्स ड्राइव वेल्थ के साथ ही अकाउंट ओपन कर रही हैं। मे बी ड्राइव वेल्थ को इंडिया का पोटेंशियल समझ में आ गया है। सो फर्स्ट स्टेप है एडिंग द मनी। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस लगा। यहाँ अमाउंट रुपी में एंटर किए और ऐप ने क्लियरली बताया कि उस समय यूएसडी में मुझे कितने मिलने वाले हैं। जब मैं ब्रेकअप में जाता हूँ तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या मिला है। अगर मैं आज का एक्सचेंज रेट देखता हूँ तो ये 88.77 है और यहाँ मुझे 89.52 मिला, जो लगभग 0.9% है। ये काफ़ी कॉमन है।
आपको यूएसडी लेते समय ऑलमोस्ट 1 to 1.5% का प्रीमियम देना ही पड़ता है। मुझे 0.9% काफ़ी रीजनेबली कमीशन लगा। ये बेसिकली बैंक चार्ज करते हैं और इसमें जनरली ऐप का कोई रोल नहीं होता है। आप सिंपली एक क्लिक में बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने 23 सितंबर को ट्रांसफ़र इनिशिएट किया था और 1 डे में मेरे यूएस वॉलेट के अंदर पैसे ऐड हो गए। नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग द स्टॉक और ETF। एज आई एम न्यू टू यूएस स्टॉक्स में सीधे स्टॉक इन्वेस्टिंग में नहीं जाना चाहूँगा। मेरा यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मेन रीज़न यूएस टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। इसके लिए नैस्डैक ETF में ही मैं इन्वेस्ट करूँगा। अगर आपको नहीं पता है तो नैस्डैक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है जहां मेजर टेक कंपनीज लिस्टेड हैं। इसका एक इंडेक्स है नैस्डैक 100, जैसे कि इंडिया में NSE स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। यूएस ETF एक्सप्लोर करने के लिए etfdb.com एक बहुत ही पॉपुलर स्क्रीनिंग वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप सारे ETF लिस्ट करते हैं तो वैनगार्ड का S&P 500 सबसे बड़ा ETF है। नैस्डैक 100 को फॉलो करने वाला ETF इन्वेस्को QQQ है जो यूएस का 5th लार्जेस्ट ETF है। ये ETF 1999 से है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2 के करीब है जो फेयरली रीजनेबल है। सो इसमें ही मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए यूएस ETF सबसे सिंपल और सेफ ऑप्शन है। यूएस में ETF वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। 2024 के ETF इम्पैक्ट सर्वे के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 45% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ETF होते हैं और 70% इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ETF ही प्रपोज करते हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूएस ETF बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम नैस्डैक ETF मैं आगे S&P 500 ETF भी एक्सप्लोर करूंगा। अब मैं इंड मनी में आता हूं और यहाँ ETF की लिस्ट में QQQ ETF टॉप पर है। यहाँ मैं डिफरेंट डिटेल्स एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इवन मैं ये भी देख सकता हूँ कि ETF किन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। ETF परचेज करने के लिए मैं सिंपली अमाउंट डाल करके परचेज करता हूँ और ETF इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है। अगर मैं सेलिंग एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो भी मुझे काफ़ी सिंपल लगा। मैं अपनी स्टॉक की लिस्ट में जाता हूँ, सेल ऑल सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा ब्रोकरेज कितना है। यहाँ इमीडिएटली पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता और एक दिन बाद ही विड्रॉल के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट डे मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट किया और मैं यहाँ कंप्लीट अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। जब चार्जेस चेक करता हूँ तो IND मनी का तो कोई इसमें चार्जेस नहीं लगा, पर यहाँ भी अराउंड 1% के करीब करेंसी कन्वर्जन चार्जेस मुझे देने होंगे। कीप इन माइंड कि ये पैसे इमीडिएटली बैंक में क्रेडिट नहीं होते हैं। इट टेक्स 5 to 6 days टू गेट दिस अमाउंट, जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। आई विश कि पूरा वर्ल्ड इंडिया की UPI स्पीड से चल सकता होता। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस मुझे सिंपल ही लगा। पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2% करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगे और 0.25% का ब्रोकरेज लगा। सो ये फ्रीक्वेंट ट्रेड करने के लिए तो सूटेबल ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आप इन्हीं कन्वर्जन के अंदर अपने पैसे लूज करेंगे। अब यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग को लेकर के कुछ रेगुलेटरी एस्पेक्ट को समझते हैं। ये सेक्शन इंफॉर्मेशन डेंस है तो हो सकता है कि आप इसे समझने में डिफिकल्टी हो, तो कुछ पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है सेफ्टी। आपके दिमाग में सवाल तो ज़रूर होगा कि व्हाट इफ़ ये ऐप क्लोज हो गई तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। एक्चुअली आपके यूएस स्टॉक्स इंडियन ब्रोकर्स या ऐप के पास नहीं रहते हैं। सो उनके क्लोज होने पर भी आपके यूएस स्टॉक सिक्योर्ड हैं, बिकॉज आपके यूएस स्टॉक यूएस ब्रोकर के पास रहते हैं। यूएस ब्रोकर के फेल होने के केस में यूएस में SIPC इन्वेस्टर के पैसों को प्रोटेक्ट करती है और इस केस में अप टू $500,000 यूएस के लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोटेक्टेड हैं। प्लीज़ रिमेंबर, ये ब्रोकर के फेल होने के केस में ही एप्लीकेबल होता है। शेयर मार्केट के लॉसेस में ये कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। सेकंड है इनकम टैक्स। ये सेक्शन थोड़ा ध्यान से समझने लायक है। यहाँ आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी जो शायद अभी तक डिस्कस नहीं है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात करेंगे। एज पर यूएस इंडिया डबल टैक्सेशन ट्रीटी, इंडियन टैक्स प्लेयर्स के लिए यूएस स्टॉक में हुए गेन्स यूएस में टैक्सेबल नहीं है, विच इज़ अ रिलीफ। बट ऐसा नहीं है कि इन पर टैक्स देना ही नहीं है। उनका गेन इंडिया में टैक्सेबल है और आपको ये गेन अपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना होगा। यूएस स्टॉक्स के गेन इंडियन स्टॉक्स की तरह ही टैक्सेबल हैं, जस्ट दैट कि उनका लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड 2 साल का है, जो कि इंडियन स्टॉक के केस में 1 ईयर का है।
सो 2 साल के अंदर अगर सेल किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि आपके स्लैब रेट पर होगा, और 2 साल से ज़्यादा अगर आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% होगा। सो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस और टैक्सेस को देखते हैं तो एटलीस्ट 2 ईयर्स का होल्डिंग तो मिनिमम करना ही चाहिए। इसके अलावा शेयर्स के डिविडेंड्स पर यूएस में 25% विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। अगेन डीटीए के अंडर में आप उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए बेहतर है आप अपने सीए की गाइडेंस को फॉलो करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैक्स टॉपिक है यूएस एस्टेट टैक्स। ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है और इससे अक्सर लोग डरते भी हैं। बेसिकली इन केस ऑफ इन्वेस्टर्स डेथ जो भी एसेट डिपेंडेंट को इनहेरिटेंस में मिलता है उस पर एज पर यूएस एस्टेट लॉ 40% टैक्स लग सकता है, बट ये तभी एप्लीकेबल है जब ये एसेट $60,000 से ज़्यादा है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है, बट इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या तो आप अपने यूएस एसेट को $60,000 के, जो कि लगभग 52 लाख्स है, उसके अंदर ही रखें, या फिर आप प्रोएक्टिवली अपने डिपेंडेंट्स को अपने यूएस ब्रोकरेज के क्रेडेंशियल शेयर करके रखें, जिससे कि वो आपकी एब्सेंस में भी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। ओवरऑल टैक्सेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसे समझना ज़रूरी है। एक बात बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल एसेट आपको अपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना होगा, वरना इस पर काफ़ी बड़ी पेनल्टी लग सकती है। सो अपने सीए को ज़रूर बताएं कि अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। लास्ट पॉइंट है लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की एलआरएस स्कीम के अंडर आता है। इसके अंडर में आप अप टू $250,000 हर साल इंडिया से बाहर इन्वेस्ट या स्पेंड कर सकते हैं, तो लिमिट काफ़ी बड़ी है। यहाँ एक और लिमिट है कि अगर आप साल में 10 लाख से ज़्यादा इंडिया से बाहर ले जाते हैं तो आपको 20% टीसीएस प्रोएक्टिवली भरना होगा। ये इंटरनेशनल ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट सभी के लिए एप्लीकेबल है, और इसको भी आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सभी कॉम्प्लिकेशंस को इंडियन ऐप सिंप्लीफाई कर देती हैं। लाइक अगर आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट में जाएंगे तो टैक्स डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। सो एज अ समरी, डायरेक्ट यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आईएनडी मनी, वेस्टेड और आईएनएक्स जीए जैसे प्लेटफॉर्म ने इसे काफ़ी सिंपल बना दिया है। यहाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यूएस स्टॉक कंपनीज की डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो, ईटीएफ बेहतर रास्ता है। डिफरेंट एक्सपेंसेस यूएस इन्वेस्टिंग कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो जिस भी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ हिडन चार्जेस को ध्यान से समझिएगा। टैक्स और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को केयरफुली फॉलो कीजिए, जिससे कि फ्यूचर कॉम्प्लेक्सिटी से आप बच सकें। और लास्ट पॉइंट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।